पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, कैलिफोर्निया में एक गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर, मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ। सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज। इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर, थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन वाज मोर देन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन। यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़। यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है, आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं
तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। पहला सुझाव है पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री लेजर बनाइए। पहले 10 मेजर राज्यों शहरों से शुरू करिए, महानगरों से और टीयर 2 सिटीज से, जिस ब्लॉकचेन लेजर में हर रिकॉर्ड, हर सेल, हर म्यूटेशन, हर इनहेरिटेंस को एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक में डाला जाएगा, जो एक ब्लॉकचेन लेजर होगा, जो टाइम स्टैम्प्ड होगा, टेम्पर प्रूफ होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा और रियल टाइम प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आप उससे कर सकेंगे, जिसके चलते इंस्टेंट टाइटल वेरिफिकेशन होगा। आज सर हमारा जो रियल एस्टेट का लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का जो बाजार है उसमें अटर कियोस है। कियोस इसलिए है कि लोगों को रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाद धक्के लग रहे हैं, दलालों ने उन अफसरों पे पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी होती है, सर्कल रेट को एक्सप्लॉइट करके कैश में प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं, फर्जी कागज, कब्जे, टाइटल डिस्प्यूट, न जाने क्या क्या चल रहा है, जिसके चलते आज 66% ऑफ इंडिया सिविल डिस्प्यूट्स आर लैंड डिस्प्यूट्स। 45% of properties lack clear title in India. India ranks 133 out of 190 in property registration efficiency. 48% of our properties are under dispute and the average time taken by civil courts to resolve these disputes is 7 years. And 6.2 crore property documents are pending digitization. वो तहसीलदार के दफ्तर में पड़े या रजिस्ट्रार के दफ्तर में, उनका डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। इन सारी बीमारियों का एक ही दवा है, दैट इज नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री, जिसके चलते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समाप्त होंगे, मिडिल क्लास की वेल्थ अनलॉक होगी क्योंकि वे और ब्याज पे पैसा ले पाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी और रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को ब्लॉकचेन वेरीफाइड टाइटल मिलेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ सर दुनिया के कई देशों ने इसे लागू कर दिया है। स्वीडन में यह लागू है, जहां पर एक दिन में आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 2% है। जॉर्जिया में है, जहां 3 दिन में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, डिस्प्यूट रेट 1% है। और यूएई में है, जहां 10 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 1% से भी नीचे। और वहां हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लगते हैं और 48% डिस्प्यूट है। सर मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे ही डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा, क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपनी वस्तु बेच रहा है उसे सरकार को जमा कराना पड़ता है। बट दे आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट क्लास। वीडीएस जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, इन्हें एक एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते कोई डेडिकेटेड लाइसेंसिंग लॉ नहीं है, कोई क्लियर कंज्यूमर या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कानून नहीं है, एएमएल कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन। एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज that 4.8 lakh crore trade in this virtual digital assets has moved offshore. भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है जो भारतीय कर रहे हैं। Second thing that has happened is that 73% of India's crypto trading volume in financial year 25 has moved to offshore exchanges. What has further happened is that 180 virtual digital asset startups have moved to countries like Dubai and Singapore, and as a result जो देश, भारत देश के 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, आरडब्ल्यूए यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट में, स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑफशोर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरत है कि हम कंप्लायंस हिंदुस्तान में लागू करें, उसे हेविली रेगुलेट करें, लेकिन उसे ऑनशोर लाएं। इसके चलते अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होगा, उन्हें उतना टैक्स मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूं दैट वी करंटली टैक्स these virtual digital assets as if they are legal, but we regulate them as if they are illegal. मेरा सुझाव है कि इसे heavily regulate करिए, रिंग फेंस करिए इस इकोसिस्टम को, AML गाइडलाइंस यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और मजबूत करिए, लेकिन prohibition is not protection, regulation is protection. Thank you so much, sir. मैं आज प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस बजट का करूं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपना आपके माध्यम से वित्त मंत्री को दूं। So the title of my speech is The Good, the Bad and the Way Forward. 4 good things that I found in this budget, 4 bad things that I found in this budget,
and 4 innovative suggestions to the Honorable Finance Minister. So the first good thing that I found in the budget is that there was an increase in the STT for derivative trading. Usually सरकार की निंदा हुई इस विषय को लेकर, मार्केट्स भी गिरी, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस कदम से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टा ट्रेडिंग समाप्त होगी या कम होगी और रिटेल इन्वेस्टर जो 90% रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ सेक्टर में नुकसान भुगतता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चलते जुआ खेलता है, उसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का एक माध्यम बन सकता है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एसटीटी का जेनेसिस क्या है, एसटीटी का जन्म कब हुआ। एसटीटी हमारे सीनियर कॉलीग मिस्टर पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज जीरो था तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया। मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज should be made nil in this country for individual investors। दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खास तौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया। मैं चाहूंगा कि जब एसटीटी बढ़ाया जा रहा है तो इसी बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जीरो